क्यों, कैसे हैं आप? हाँ, ओके, चलिए विल स्टार्ट इन 1 और 2 मिनट्स। अभी हम बस करते हैं। जी कल क्या हुआ फबीहा का? इज शी जॉइनिंग राइट नाउ? इकरा, सर कॉल कर रहे थे, मैसेज लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है उनको। हाँ तो कॉल कर लीजिए डायरेक्ट, ताकि कॉल किया है सर, आंसर नहीं कर रही हैं। उसका मतलब है शी इज ऑन द वे आई थिंक। तो चलो एक बार वो अपने आप ही यू कैन जस्ट टेक्स्ट हर कि वो ज्वाइन कर लें वहीं से जहाँ पे भी हैं। देन या लास्ट हमने हमने क्या क्या कवर किया है अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में? आपको याद होगा कि हमने जो कवर किया है वो हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ऑलराइट, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का ही ऑफ कोर्स, वो है वर्ब। ठीक है, हेलो फबिया, वो है वर्ब। और वर्ब क्या है, कैसे है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कैसे कहाँ सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। ऑफ कोर्स हर चीज पे ही ध्यान देना है, पर इस पे खास तौर से। और इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ऑफ कोर्स वर्ब्स के बारे में, और टाइम मिला तो हम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी करेंगे आज। लेकिन आई जस्ट नीड योर अटेंशन। बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, ताकि उसमें प्रॉब्लम और कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आगे जो जर्नी है ना आपकी बहुत इजी रहे और हर चीज समझते चले जाए, एक भी डाउट ना छोड़े। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू एंड जस्ट बी केयरफुल जब मैं बताता हूँ। So can you see the screen? Say yes or no. यस सर। All right. Yes, sir. Good. Okay, okay. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं क्रिया। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, जिसमें से हम ये नाउन हम और pronoun भी सीख चुके हैं, एडजेक्टिव भी सीख चुके हैं। अब हम वर्ब को थोड़ा टच करेंगे, वर्ब को अच्छे से समझेंगे। सो दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स अ पोएम। और इसको आप याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है, ताकि ये पूरी जिंदगी आप कभी भूल ना पाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले में डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन में, सेकंड में उसका एग्जांपल है, हर किसी के साथ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सबके साथ। तो ये आज जो हमारा टॉपिक है वो है द वर्ब मींस एक्शन। सिर्फ एक्शन ही नहीं होता है, अकरेंस भी होता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है वर्ब का मतलब। ठीक है, सो जैसे रीड, राइट, जंप, रन, ये सारे वर्ब्स हैं। तो इसके बगैर, और इसकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और इसी की बेस पे ही आप सेंटेंस आगे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो पहले हम ये देखें, एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये हम कवर कर चुके हैं, ये भी, एंड टुडे विल डू दिस टॉपिक वर्ब। यहाँ एग्जाम्पल लिखें, जैसे रन यानी दौड़ना, ईट खाना, राइट लिखना, किल मारना, गो जाना, इज, आर, हैज, हैड, ये भी वर्ब होती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट की, पास्ट की, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, पर ये भी वर्ब्स हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सो पहले मैं थोड़ा सा ये समझा दूं वर्ब्स के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बेसिकली ये जो वर्ब है ना, वर्ब ये एक लैटिन वर्ड वर्बम से बना है। ठीक है, वर्बम लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है वर्ड, यानी शब्द, लफ्ज। सो इज अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, दैट इन सिंटेक्स, जो सिंटेक्स में, सिंटेक्स कहते हैं जो वाक्य संरचना होती है, जिसमें आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो उसकी जो पोजीशनिंग होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। सो जनरली ये जो वर्ब है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, जो सिंटेक्स में जनरली आमतौर पर कन्वेज एन एक्शन, जो आमतौर पे एक एक्शन को कन्वे करता है, लेकिन हमेशा एक्शन को ही कन्वे नहीं करता सर, वो अकरेंस को भी कन्वे करता है, वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी कन्वे करता है। ठीक है, तो वर्ब आपका एक्शन वर्ब भी हो सकता है, और अकरेंस वर्ब भी हो सकता है, और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो एक्शन वर्ब है, फॉर एग्जांपल ब्रिंग मतलब लाना, रीड पढ़ना, वॉक चलना, रन दौड़ना, लर्न
के दो मतलब होते हैं, सीखना भी होता है और याद करना भी होता है। तो ये जितने भी हैं इस ब्रैकेट में पहले वाले में, ये तो सारे कन्वे करते हैं एक्शन को, ये सारे वर्ब्स। लेकिन अब अकरेंस देख लें, फॉर एग्जांपल हैपन एंड बिकम, ये एक्शन को कन्वे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ब है। ये सिर्फ अकरेंस है, यानी अकरेंस से घटना को कन्वे करते हैं। हैपन मतलब होना, बिकम मतलब बनना। और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को कन्वे करता है वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब जैसे बी मतलब होना, एग्जिस्ट यानी कि वजूद रखना, अस्तित्व रखना, एग्जिस्ट करना। स्टैंड खड़ा होना, खड़ा होना कोई एक्शन नहीं है, वो एक जगह खड़ा हुआ है बस, कुछ चल फिर नहीं रहा है, हरकत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक एग्जिस्टेंस है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये भी वर्ब है। सो इन द यूजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश के यूजुअल डिस्क्रिप्शन में जो वर्ब होता है, बेसिक फॉर्म जो होती है उसकी, जो लेक्सिकल फॉर्म होती है, जो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, वो विद और विदाउट द पार्टिसिपल टू इज द इन्फिनेटिव फॉर्म। मतलब जनरली इन्फिनेटिव फॉर्म होता है पहला वाला, जो वर्ब से पहले टू लगता है। अभी आप ये सब समझ जाएंगे। सो इन मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो वर्ब है, वर्ब्स आर इनफ्लेक्टेड यानी मॉडिफाई इन फॉर्म्स, वो अपनी फॉर्म बदलता रहता है, ठीक है। इनफैक्ट होता है किस किस चीज से, वो टेंस में, टू एनकोड टेंस में उसकी फॉर्म, जिस तरीके का टेंस होगा उस तरीके की उसकी फॉर्म बदलती रहेगी, मॉडिफाई होता रहेगा। किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, किसी जगह सेकंड फॉर्म यूज होगी, किसी जगह थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसी तरीके से उसके एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म बदलती रहती है, मूड के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वॉइस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है, इसका वर्ब का फॉर्म। सो वर्ब में ऑल्सो अग्री विद द पर्सन। जो वर्ब है वो पर्सन से भी अग्री कर सकता है, जेंडर से भी अग्री कर सकता है, और नंबर से भी अग्री कर सकता है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब ये कि अगर आपका ये जो है ना सब्जेक्ट मान लो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसको आप प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब में भी चेंजिंग आएगी। अगर आपको नहीं पता कि भाई ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपका सेंटेंस गलत ही बनेगा। सो नंबर ऑफ सम ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स एंड सच एज इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब्स हैव टेंसेस, वर्ब में टेंसेस भी होते हैं वर्ब्स के, ये बता ही चुका हूं। प्रेजेंट क्या होता है? टू इंडिकेट दैट एक्शन इज बीइंग कैरीड आउट, यानी प्रेजेंट टाइम में ही अभी एक्शन होता है या हो रहा है। और टू इंडिकेट, और पास्ट का क्या मतलब होता है? टू इंडिकेट पास्ट टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज बीन डन। और पास्ट का मतलब है कोई एक्शन खत्म हो गया, हो चुका है। और फ्यूचर का मतलब टू इंडिकेट दैट एक्शन विल बी डन, यानी होगा फ्यूचर में, आने वाले पल में, आने वाले समय में। तो ये आपको पता ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। सो इज इट क्लियर? समझ आया सब आपको? से ये सुनो, जल्दी से बोल दो, आगे बढ़े। एक बार बता दीजिए इसका। ये इसमें बताने लाइक सिंपली बात कही है मैंने कि जो वर्ब है बेसिकली वर्बम वर्ड, लेटिन वर्ड वर्बम से बना है, और बेसिकली ये या तो एक्शन को शो करता है, या अकरेंस को शो करता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। ये और ये ब्रैकेट में एग्जांपल भी लिखे, सारे वर्ब एक्शन को ही शो नहीं करते, नॉट नेसेसरीली, मैक्सिमम यस बट नॉट ऑल। और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई होता रहता है, इसकी फॉर्म बदलती रहती है। फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, कहीं पे सेकंड होगी, कहीं पे थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये आप आगे सीखेंगे अपने आप ही बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी इतना ही काफी है, ठीक है इकरा? अभी इतनी बात समझ आई? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और चीज क्लियर हो जाएगी आपकी कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि वर्ब होता क्या है, कैसे पहचान की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है आपके, आई वॉश्ड द कार यस्टरडे। तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन है, जो कि आप समझ चुके हैं, ये प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करके यूज होता है। और ये वॉश्ड द कार यस्टरडे, यानी मैंने कल कार धोई। मतलब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? सब्जेक्ट जो है आई, वो क्या काम कर रहा है? वो धोने के काम को कर रहा है, कार के धोने के काम को कर रहा है। तो धोना जो है ना, ये काम है, क्रिया है, ये एक्शन है। तो ये आपका वर्ब है, यहां से पहचान करनी है आपको। सो वॉश्ड इज अ वर्ब, और ये सेकंड फॉर्म इसलिए यूज हुई है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, जो कि आप आगे अच्छे से समझेंगे। सो मैंने कल कार धोई, आई वॉश्ड द कार यस्टरडे। और ये जो है ना एक्शन वर्ब है, क्योंकि धोना एक एक्शन को शो करता है, एक एक्शन को कन्वे करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द डॉग एट माय होमवर्क।
यानी कुत्ते ने खाया या खा लिया माई होमवर्क, मेरा होमवर्क। हिंदी में जब आप इसको ट्रांसलेट करते तो सिंपली पहले इधर से कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया, ऐसे पीछे की तरफ से आते हैं जब आप हिंदी में बोलते हैं तो, क्योंकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं। इंग्लिश में हम पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आपको इसी तरीके से सोचना है। वैसे आप इंग्लिश की आदत डालें, ज्यादा बेटर है। द डॉग एट माई होमवर्क, तो यहाँ पे कुत्ते ने क्या काम किया? कुत्ते ने मेरे होमवर्क को खाने का काम किया, यानी कि एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सर होमवर्क सॉरी, होमवर्क को कैसे खाएगा? नहीं, होमवर्क का मतलब कि वो कुछ स्कूल में होमवर्क मिला होगा ना, पेपर पे उसने किया होगा, तो उसने कुत्ते ने खा लिया। समझ आया? हाँ, वैसे वाला होमवर्क, घर का काम नहीं, होमवर्क जो स्कूल से होमवर्क मिलता है, ये वो होमवर्क है। ठीक है जी जी। सो द डॉग ईट माई होमवर्क, तो ये जो ईट है ना, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा एक्शन वर्ब है। खाना, खाना एक एक्शन को कन्वे करता है। सो दिस इज वर्ब हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल गो टू द स्टोर। तो यहाँ पे आई यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? स्टोर पर जाने का काम कर रहा है, जाने के काम को कर रहा है। तो ये जाना है, गो, ये आपकी क्रिया है। और ये जो विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। विल फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ये जो आप आगे समझेंगे। तो ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। और फिर ये मेन वर्ब है गो, ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे जो गो है, ये काम, गो का मतलब है जाना, जो कि एक एक्शन को कन्वे करता है। तो ये भी वर्ब है। ठीक है, विल भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है, जॉन स्टडीज इंग्लिश एंड फ्रेंच, यानी कि जॉन, फिर हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, जो आप आगे समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है, जॉन क्या काम कर रहा है? यहाँ पर जॉन इंग्लिश और फ्रेंच को पढ़ने के काम को कर रहा है। तो जो स्टडीज है, ये आपका वर्ब है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लूसी एंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक। लूसी ये सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बट सब्जेक्ट है। और लूसी क्या कर रही है? म्यूजिक को सुनने को एंजॉय करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आप आगे समझेंगे और अच्छे से। सो लूसी एंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक। और ये लिसनिंग जो है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है यहाँ पर ये एक जेरेंड फॉर्म है, तो ये नाउन है एक तरीके से। अभी आप इसको भी समझेंगे। सो लूसी एंजॉयज लिसनिंग म्यूजिक, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? एंजॉयज। तो ये एंजॉय जो है, ये क्रिया है, वर्ब है। उसके साथ ऐसा लग कर आया बिकॉज ये इंडेफिनिट है, तो आप ये सारी चीजें बाद में समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बराक ओबामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2009। तो यहाँ पे है बराक ओबामा, ठीक है, 2000, पीछे से ट्रांसलेट करेंगे, 2009 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बने, इस तरीके से। तो ये जो बने हैं, उसकी बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म है बिकेम, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। बिकेम, बिकम नहीं है, बिकेम है। तो बने, बनता है होता तो बिकम्स होता, बने हैं या बना है तो फिर सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट है। वो टेंस वाली चीज में आप समझेंगे अच्छे से। अभी आपको सिर्फ वर्ब की पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो ये है बिकम, ये एक अकरेंस को शो करता है, तो ये भी आपकी क्रिया है, वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माइक ट्राउट इज अ सेंटर फील्डर। माइक ट्राउट ये नाउन है, ठीक है, माइक ट्राउट सेंटर फील्डर, एक सेंटर फील्डर है। तो ये जो इज है ना, यहाँ पे है, इज, ये भी आपका वर्ब है। और ये कैसा वर्ब है? ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब सिर्फ अवस्था को, कि भाई माइक ट्राउट जो है प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की स्टेट को बताता है। तो यानी कि ये बात कही जा रही है कि माइक ट्राउट जो है वो सेंटर फील्डर है अभी प्रेजेंट में। पास्ट में होता तो वॉज होता, फ्यूचर में होता तो विल भी होता। सो माइक ट्राउट वॉज अ सेंटर फील्डर, माइक ट्राउट सेंटर फील्डर था, तो ये वर्ब बदल जाती, वॉज हो जाता, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब यूज होती, होने की स्थिति को शो करता है। तो ये पांचों एग्जांपल में क्या देखा हमने कि यहाँ पे ये वॉश यूज हुआ, ये एक एक्शन को कन्वे करता है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे एट यूज हुआ, ये भी एक्शन को कन्वे करता है, यानी कि ये भी एक्शन वर्ब है। यहाँ पे गो हुआ, गो भी एक्शन को कन्वे करता है, इसलिए एक्शन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे भी स्टडीज जो है, ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन को कन्वे करता है। तो ये तो एक्शन को कन्वे करते हैं, ये वर्ब है। और यहाँ पे जो एंजॉयज है, ये भी एक्शन को कन्वे करता है,
ये भी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है बिकेम, ये एक्शन को कन्वे नहीं करता, ये सिर्फ अक्रेंस को कन्वे करता है, लेकिन ये तब भी वर्ब ही है। मतलब ये कि सिर्फ एक्शन को ही कन्वे नहीं करता वर्ब। या दूसरा वाला देखें, लास्ट वाला इज, ये भी वर्ब है। ये स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में उसकी स्थिति की बात होती है, उसकी स्टेट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में या फ्यूचर में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली। ये सारी चीज समझ आई? तब आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी बोलें। यस और नो? हाँ बोल दिया करो। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखें अब होता क्या है कि अगर आप वर्ब्स आपको नहीं याद है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसका मतलब हिंदी में सपोज आप अगर हिंदी बैकग्राउंड है तो अगर उसको इंग्लिश में नहीं पता है तो आप कभी सेंटेंस बना नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। बनाना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते कि कैसे करना है। सपोज खाना, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर नहीं पता तो आप नहीं बना सकते। खाना वर्ब यानी क्रिया। एक तो खाना होता है खाना, फूड। मैं अभी क्रिया की बात कर रहा हूँ, वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? और खाने को तो इंग्लिश में कहते हैं ईट, चलो ठीक है। खिलाने को क्या कहते हैं? अगर आपको खिलाने के लिए नहीं पता तो आप तब भी नहीं बना सकते, आप खाना सोचते रहेंगे। खिलाने को बोलते हैं फीड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म तो हो गई फीड, सेकंड फॉर्म होती है फैट, थर्ड फॉर्म होती है फैट। तो ये तीनों याद करनी होती है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें याद करनी है। यही प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। खाना, खिलाना, परोसना, सर्व, चबाना, चू, निगलना, स्वालो, ललचाना, एल्योर, बिछाना, लाई, लिटाना, लाई, टू लाई, निचोड़ना, टू स्क्वीज, मरोड़ना, मरोड़ने को क्या मरोड़ने को क्या बोलते हैं? हेलो हाँ। तो आप कभी सेंटेंस बना ही नहीं सकते। घसीटने को क्या बोलते हैं? मैंने अगर बोला कि भाई कुर्सी को इधर घसीट उधर घसीट दो, तो आप घसीटने का नहीं पता आपको इंग्लिश में, तो आप सोचते ही रह जाएंगे यार घसीटने के लिए क्या वर्ड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ड्रैग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से करेंगे। चिपकाने को क्या बोलते हैं? टू स्टिक। चुभाने को क्या बोलते हैं? टू प्रिक। भूनने को क्या बोलते हैं? एक होता है भूनना, आग पे भूनना, एक होता है तेल में भूनना। तो आग पे भूनने के लिए तो रोस्ट बोलते हैं उसको, और तेल में भूनने को फ्राई बोलते हैं, लेकिन दोनों भूनना ही होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में दो वर्ब हैं उसके लिए। सेकने को बेक बोलते हैं, डूबने को ड्राउन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें सिंक बोलते हैं। डुबाने को डिप बोलते हैं, खोदने को डिग बोलते हैं, झांकने को पीप बोलते हैं, रेंगने को क्रीप बोलते हैं, गुमराह करने को मिसलीड बोलते हैं, श्रेय देने को अस्क्राइब बोलते हैं, थोपने को इम्पोज बोलते हैं, हाफने को गैस बोलते हैं, फूंक मारने को ब्लो बोलते हैं। तो ये सारे वर्ब्स हैं, अभी सारे नहीं है, मतलब ये एग्जांपल है सिर्फ, बहुत सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ये सारे, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको आपको रट लेना है, बिल्कुल फिंगर पे होना चाहिए, ठीक है, फिंगर पे। और बहुत इजी है, 200-250 है सिर्फ, 250 वो आपको करना है, और उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, सारी चीजें पता होंगी आपको सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों याद करना है। तो कहने का मतलब ये एग्जांपल सिर्फ आपको ये इसलिए दिया है समझाने के लिए कि जब तक आपको नहीं पता है कि भाई किसी पर्टिकुलर वर्ब के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, तो आप कभी सेंटेंस नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, समझ आई बात? यस जी। तो इसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते, सोचते भी आप वर्ड से ही हैं, वर्ड के बगैर नहीं सोच पाते। तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कार्य या अवस्था यानी स्थिति की जानकारी मिलती है। मतलब ये कि क्रिया वो शब्द है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए जो सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है, ठीक, या उसकी अवस्था क्या है। जरूरी नहीं वो कर्ता ही बताया जाएगा, उसकी अवस्था भी बताए। अवस्था से मतलब कि प्रेजेंट की अवस्था है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, वो भी वर्ब ही है। तो ये वर्ब है। सो वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट।
यानी कि या तो एक्शन को डिस्क्राइब करता है या सब्जेक्ट के स्टेट को डिस्क्राइब करता है, अवस्था को डिस्क्राइब करता है। ये बात भी क्लियर है? से यस और नो, क्विकली, जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े। यस सर। यस, ओके एवरीवन, सबको बात समझ आई? हम Yes, पढ़ रहे हैं आगे जी। अब नेक्स्ट देखिए, अवस्था। अवस्था या स्थिति से क्या मुराद है, क्या मतलब है? अवस्था या स्थिति यानी स्टेट का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, यानी वर्तमान में या बीते हुए कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में बात हो रही है। यानी कि प्रेजेंट है तो है का यूज करेंगे, है हूं, और पास्ट है तो था थी का यूज करते हैं, आपको पता ही है। फ्यूचर है तो होगा होगी होंगे, ये यूज करते हैं। तो ये अवस्था को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये है, सीधा सीधा। अब चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल है अयांश इज प्लेइंग। अयांश जो कि एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं कि जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में या फिर जिसके बारे में बात हो रही है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सो अयांश इज प्लेइंग। अयांश क्या काम कर रहा है यहाँ पे? अयांश खेलने के काम को कर रहा है, ठीक है। तो ये प्ले जो है ना, उसके साथ आईएनजी लगाइए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये सब बात की कहानी है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वही समझना है। सो अयांश खेलने के काम को कर रहा है, तो और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। और ये जो इज है ये भी वर्ब है यहाँ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, यानी कि ये अवस्था को शो कर रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है कि अयांश जो है खेलने के काम को कर तो रहा है, लेकिन कब कर रहा है, किस समय में कर रहा है? प्रेजेंट के समय में कर रहा है, वर्तमान के समय में कर रहा है, ठीक है। अयांश इज प्लेइंग। तो यहाँ आपको पता चला कि भाई अयांश जो है खेलने के काम को प्रेजेंट की अवस्था में कर रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो, क्विकली, जल्दी बताएं। yes sir. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अयांश इज 8 months old, यानी अयांश जो कि एक सब्जेक्ट है 8 महीने का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी सिर्फ एक ही है, इज, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब तो है ही नहीं कहीं ना, कोई काम थोड़ी कर रहा है अयांश, इसमें कुछ हरकत थोड़ी कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग के अयांश के बारे में बात हो रही है और उसके प्रेजेंट की अवस्था के बारे में बात हो रही है कि अयांश इस समय यानी प्रेजेंट में 8 महीने का है। तो ये जो इज है ये आपकी वर्ब है, आपका वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, अयांश वाज 8 months old। अयांश जो कि एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है पूरे सेंटेंस में। अयांश 8 महीने का था, वाज। ये वाज जो है ये वर्ब है, पास्ट का वर्ब है, और ये अवस्था को शो करता है कि अयांश जो है 8 महीने का प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में था, बीते हुए कल की बात हो रही है। तो ये भी आपका वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अयांश विल बी 8 months old। अयांश जो कि एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके बारे में बात हो रही है अयांश की कि 8 महीने का होगा, विल बी। ये आपका वर्ब है, विल बी। और ये कौन सा वर्ब है? फ्यूचर के समय को बताने वाला वर्ब है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि अयांश 8 महीने का होगा। तो आपने देखा कि ये अवस्था को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है इन तीनों सेंटेंस में। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में क्या बात हुई कि अयांश खेलने के काम को कर रहा था, और खेलना मेन वर्ब है। मेन वर्ब से मतलब ये है कि भाई वो एक्शन कन्वे हो रहा है, वहां पे काम कर रहा है, और इज है उसकी अवस्था को बता रहे हैं कि प्रेजेंट की अवस्था में वो खेलने के काम को कर रहा है। अयांश इज प्लेइंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ईच एंड एवरीथिंग? से यस और नो, जल्दी से। हाँ, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, इसी तरीके से इसका प्रोसेस ये है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो अभी हम बात कर रहे थे मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की। मेन वर्ब से क्या मतलब है? ये मतलब है कि क्रिया यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है, यानी कि मुख्य मेन वर्ब से मतलब ये है कि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है उसकी जानकारी देता है, जो भी काम कर रहा है तो मुख्य क्रिया जानकारी देती है, मेन वर्ब जानकारी देती है। सो मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। ये भी क्लियर है? से यस और नो, क्विकली, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मेन वर्ब के एग्जांपल हैं कुछ। डांस करना यानी कि नाचना, डांस करने का मतलब होता है नाचना या नृत्य करना। और डांस क्या है? ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से क्या मतलब है कि ये काम है, ये एक्शन करना पड़ता है इसके लिए। सिंग का मतलब भी है गाना
ये भी मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा हमेशा। थिंक का मतलब ये सोचना। अच्छा, सोचने की जब हम बात करते हैं तो माइंड में दिखाई तो नहीं देता वो एक्शन, लेकिन एक्शन तो हो रहा होता है ना माइंड में, तो वो भी एक्शन वर्ब है, यानी कि एक्शन को कन्वे करता है, मेन वर्ब है। रीड पढ़ना, ये भी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। राइट लिखना, ये भी मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है। प्ले खेलना, ये भी मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा। मिस याद करना। अब ऑफ कोर्स याद करना में भी आप एक्शन तो नहीं कर रहे होते, लेकिन दिल और दिमाग में तो आपके एक्शन चल रहा होता है, तो ये भी मेन वर्ब की तरह यूज होगा। नेक्स्ट है फील करना, यानी महसूस करना। तो फील भी आप महसूस करते हैं, वो एक्शन तो नहीं कर रहे होते, लेकिन आपका दिल और माइंड जो है उसको महसूस कर रहा है, एक्शन कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल्सो मेन वर्ब किया। तो ये सारे मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, आगे बढ़ते हैं। बोले जी, माइक ऑफ रखें। अब समझते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये समझते रहे, बहुत बेसिक चीज है, और इन्हीं बेसिक चीज से ही बड़ी इमारत बनती है। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो वो आगे की चीज अपने आप सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों को। सो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। और क्यों बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि मेन वर्ब की हेल्प करता है, इसीलिए। सो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की अवस्था यानी स्थिति के बारे में बताती है। स्थिति के बारे में मतलब कि वो जो सब्जेक्ट काम कर रहा है या उसके बारे में बात हो रही है, वो वर्तमान में हो रही है या भूतकाल में हो रही है, भविष्य काल में हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। सब्जेक्ट के बारे में बात, तो वो अवस्था और स्थिति के बारे में बात करता है। तो हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, वेदर it is in present time of past time or future time. Is that clear? समझ आया आपको? Say yes or no? Yes. Let's go ahead. Okay. अब हम चलते हैं प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। अब देखें, हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट की अलग होती है, पास्ट की अलग होती है और फ्यूचर की अलग होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा देख लें कि प्रेजेंट के जो भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो भी होते हैं आप आगे समझेंगे उसमें किन किन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारी। वर्तमान की सहायक क्रियाएं हैं इज, एम, आर, has been, have been, do, does, can, should, must, etc. ये सारी जो हैं ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल वर्ब्स हैं, जो प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखनी है और याद हो ही जाएंगी, बहुत इजी है ये सारा। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल देखें, भूतकाल की सहायक क्रियाएं was, were, did, had been, could have, should have, must have, etc. So ये सारे एग्जांपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज होता है सेंटेंसेस में। इज दैट क्लियर? से यस और नो, जल्दी बोले। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब मतलब कि फ्यूचर के सेंटेंसेस में यूज होगा उसकी अवस्था को बताने के लिए कि सब्जेक्ट की क्या अवस्था है। तो इसमें फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल होती है, विल बी होती है, विल हैव होती है, विल हैव टू होती है, एटसेट्रा। तो ये सारी होती है, इन्हीं से ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब क्रिया के जनरली जो टाइप है वो दो तरीके के होते हैं जो आप सीख ही चुके हैं। पहला है मुख्य क्रिया जिसे मेन वर्ब कहते हैं, सेकंड है सहायक क्रिया जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और आगे से मैं यही लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, तो जब भी मैं बोलूँ मेन वर्ब तो आप समझ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलूँ या ऑक्सिलरी वर्ब बोलूँ तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें अभी से ही क्लियर होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ देखें आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है अंजलि इज प्लेइंग गिटार, यानी कि अंजलि, अब जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो आपको पीछे से चलना है, गिटार बजा रही है। अब ये प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना। प्ले के दो मतलब है। तो यहाँ पे क्या है कि अंजलि कोई काम कर रही है। क्या काम कर रही है? बजाने का काम कर रही है, गिटार को बजाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है, मेन क्रिया जो है वो है प्ले, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, जो कि ये अवस्था को बता रही है, यानी कि समय को बता रही है कि अंजलि प्रेजेंट की अवस्था में यानी कि प्रेजेंट टाइम में गिटार बजाने के काम को कर रही है। अंजलि इज प्लेइंग गिटार, ठीक, अंजलि गिटार बजा रही है। इज दैट क्लियर? सही है, सुनो जल्दी से बोल दो। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये है सब्जेक्ट आई जो कि एक प्रोनाउन है, आप समझ चुके हैं, बता चुका हूं, सिखा चुका हूं।
आई वॉज लिस्निंग, मैं सुन रही थी। टू म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक को या म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही थी। आप सब्जेक्ट के बाद इधर से ट्रांसलेट करें, हिंदी में बोलना है तो मैं म्यूजिक सुन रही थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है यानी कि मुख्य क्रिया जो है वो लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, जो कि एक्शन को कन्वे करता है। और ये जो वॉज है ये आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये अवस्था को शो करता है कि वो सुनने के काम को कब कर रही है या थी, यानी कि पास्ट में वो म्यूजिक सुन रही थी, तो ये पास्ट की अवस्था को शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। तो ये भी समझ आ गई। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही विल बिकम अ डॉक्टर। वो ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे काम नहीं अकरेंस की बात हो रही कि वो एक डॉक्टर बनना। बिकम का मतलब होता है बनना, और ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर की अवस्था को बताता है। वो फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में एक डॉक्टर बनेगा। ये गागे गी के लिए विल का यूज किया जाता है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर की स्टेट को शो करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये तीनों एग्जांपल समझ आया आप सब लोगों को? जल्दी से बोलिए। यस सर। फोर्थ एग्जांपल देखिए, अमन इज टॉकिंग विद सैम। जब पहले तो हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सीधे सीधे ऐसे किया करें, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलें, फिर पीछे चले जाएं, पीछे से आए। अमन सैम के साथ, विद मतलब साथ, के साथ, टॉकिंग बात कर रहा, इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि अमन सैम के साथ बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल। सो अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो है टॉक, यानी बात करना, और इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट की अवस्था को बताता है कि अमन जो है प्रेजेंट टाइम में सैम से बात कर रहा है, सैम के साथ बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ही इज एन एमएलए। ही आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। सो ही यानी वो एक एमएलए है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, वो एक एमएलए है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, इज। अच्छा, यहाँ पे कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो यही है हमारा, समझ लो मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट अवस्था में वो एमएलए है, सो ही इज एन एमएलए। तो इज क्या है, ये प्रेजेंट की अवस्था को बताता है, स्टेट को बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और उसके प्रेजेंट के स्टेट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आशीष इज इन दिल्ली। आशीष पीछे से आए, दिल्ली में है, आशीष दिल्ली में है, ठीक है। इंग्लिश में आप पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन या जो भी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, सारा ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं। तो आशीष इज इन दिल्ली, तो आशीष के प्रेजेंट की अवस्था की बात हो रही है कि आशीष प्रेजेंट में दिल्ली में है। सो इस जो है ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं अभी बता चुका हूं आपको। सो डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस एग्जांपल? जस्ट से यस और नो क्विकली। Sir, can you explain me? क्या, व्हाट? Sir, second and fifth point. Sorry, fourth point. सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो है ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, और वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, आप आगे सीखेंगे अच्छे से और भी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यानी कि मैं म्यूजिक को सुनने का काम कर रहा था, कब, यानी कर रहा था, पास्ट में कर रहा था। तो ये लिसन जो है वो मेन वर्ब है, और ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है, वो ये बताता है कि किस समय की बात हो रही है, यानी कि पास्ट में वो म्यूजिक सुनने के काम को कर रही थी। इज दैट क्लियर? ये तो समझ आ गया ना। फोर्थ में देखें, Yes, sir. फोर्थ है अमन इज टॉकिंग विद सैम, यानी कि अमन सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, अमन के बारे में बात हो रही है कि अमन क्या काम कर रहा है, अमन सैम से बात करने के काम को कर रहा है, और है कौन बताता है, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो इसकी अवस्था को बताता है। इज दैट क्लियर? ये दोनों एग्जांपल क्लियर हैं? हाँ जी, Yes, sir. ओके, गुड। अब देखिए ये एक कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, आप इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आपको एक एक कैरेक्टर दिया जाएगा, उसका जो टॉपिक है वो है शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी कंपलसरी। ये इस कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी होना चाहिए, स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है एक ही तरह की, तो क्या ये जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब अपने अपने कपड़े पहन कर आओ जैसा मन करे। तो ये इस टॉपिक पे बात हो रही है, एंड देयर आर 7 कैरेक्टर्स या 7 8 जो भी है।
तो इसको आपको एक एक कैरेक्टर को प्ले करना है आप सब लोगों को. ओके, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आप बता दीजिएगा. सो फर्स्ट कैरेक्टर है रिया. रिया का कैरेक्टर इकरा, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर. ओके, जस्ट रिमेंबर योर कैरेक्टर. ऑलराइट. सो रिया इज अ कॉन्फिडेंट एंड लाइक्स डिसिप्लिन. रिया एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है और डिसिप्लिन को पसंद करती है, अनुशासन को पसंद करती है. नेक्स्ट है अर्जुन, यानी भानु. यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर. अर्जुन, जस्ट रिमेंबर योर कैरेक्टर. भानु. 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया है. भानु. यस सर, यस सर. अरे तो बोल तो दिया करो ना भाई. मैं आपको कैरेक्टर दे रहा हूँ. अर्जुन, यू हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर एंड यू आर क्रिएटिव एंड प्रेफर फ्रीडम. बहुत क्रिएटिव हो और तुम फ्रीडम प्रेफर करते हो, आजादी. नेक्स्ट है नेहा. तो आफरीन, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर. यू आर अ प्रैक्टिकल थिंकर. ओके, जस्ट रिमेंबर योर कैरेक्टर. अरे यार, ये नहीं कि हाँ बोल दो, यस बोल दो यार, कमाल है. आफरीन, आर यू देयर और नॉट? कैन यू से यस और नो? और अफर सामानी की तुलना में माय गुडनेस. ज्यादा व्यापक होने के कारण आफरीन, आर यू देयर? और कैन यू हियर मी? बराबर सामानी. क्या होगा? ठीक है. Okay, very great. So Ghazala, you can play this character, Neha. Okay? Yes, sir. All right. Kabir, Neeraj, you can play this character. A logical and research-based person हो आप. बहुत logical बातें करते हो. ठीक है? Okay. Simran. So Huda, you can play this character, Simran, and you are a balanced. You have a balanced perspective. Okay, बहुत sir. ही balanced perspective होगा आपका. Next character है Rahul. And Fabiha, you can play this character. Creative Rahul. Okay, sir. prefers. And last character Ananya है, but Afreen की आवाज नहीं आ रही. Afreen, can you hear me? Can you say yes or no? पढ़ ले जान नहीं हम पढ़ते. अरे हम Sir, can I play this character? Yes, you can play. Good, very nice. You can also play this character. All right, so shall we get started? Okay, so this is the scene. Basically, the scene is the group is sitting in the school. यानी group school में बैठा हुआ है, school library में, and preparing for a debate competition. और एक debate competition के बारे में तैयारी कर रहे हैं. Okay, ये scene है. So the first character is Riya. Let's get started. Go ahead, Riya. सर पहले इंग्लिश ही पढ़नी है या हिंदी पढ़नी है? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ ली. रिया, आई थिंक स्कूल यूनिफॉर्म आर इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है Okay, but कि you don't need to mention your name, Ikra, because you are playing this character, so you can just speak your dialogue. Please go ahead. ओके सर. आई थिंक स्कूल यूनिफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है कि स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है. Very nice. और समझते भी रहेंगे कि क्या बात चल रही है. ओके, क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, किस तरह के व्यू पॉइंट दिए जा रहे हैं एक दूसरे को. अर्जुन. लेकिन क्यों कपड़े हमारी पर्सनैलिटी दिखाने चाहिए? No. You have to read in English first, man. You have to read in English first, then in Hindi. Okay, Go sir. ahead. But why? Clothes should show our personality. लेकिन क्यों कपड़े हमारी पर्सनैलिटी दिखाने चाहिए? अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करिए. क्लोथ्स बोलिए. क्लोथ. Clothes. हाँ, अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे. Can you say this sentence again? Yes, sir. But why? Clothes should show our personality. Personality. Okay. Good. And you have to be very clear. Yeah, Yes, sir. personality. Neha. यूनिफॉर्म्स मेक एवरीवन लुक इक्वल. यूनिफॉर्म सबको बराबर दिखाती है. Good. Kabir. रिसर्च यूनिफॉर्म रिड्यूस बुलिंग. यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म बुलिंग कम करती है. Research shows uniforms reduce bullying. Reduce मतलब कम करना. Good. Simran. बुलिंग हाँ बुलिंग. True, but they also limit self-expression. But Sahi. this is not the way to read. This is not the way to speak, Huda. True, but they also limit self-expression. This is not the way to speak. Can you say in flow? True. Come on, Huda, do that. But they True, but they also limit self-experience. Expression. It's not experience. Expression. Can you say it again? True, but they also limit self-expression. One more time.
You're not allowed to True. take pauses in between. Go ahead. They also limit True, self-expression. but they also limit self-expression. Good. Try to read like this. Try to speak like that. Don't say, but they also limit self. This is not the way. So, here, true, and then there is a comma, so you can take a pause here. आप यहाँ pause ले सकते हैं, but उसके बाद कोई pause नहीं है, तो you have to say, but they also limit self-expression. Just like that, okay? Will you do that, Uda? Next time. Great. Rahul. And they are uncomfortable in summer. और गर्मियों में ये असहज होती है. Very nice. Great. Ananya. Still. Still, they remove Sorry, sir. No. Don't do this. Come on. Don't stop and don't come back. Communication about feelings. Don't try to, come back. Try to go forward, not backward. Okay? If you stop somewhere, stop it and go forward. Okay? Do it again. They remove Please. competition about Try to separation. remove these kind of habit. It's a bad habit. Go ahead. Still, they Still. remove competition Still. about fashion. They remove competition about fashion. फिर भी ये फैशन की होड़ को खत्म करती हैं. खत्म करती है. चलो ठीक है. Okay, Hindi is fine, no problem. So still they remove competition about fashion. So आपको ना ये रुक के, और आप जो आदत एक और है आपकी, जैसे still they remove competition, फिर रुक जाती हो, फिर पीछे आती हो. They remove. आपको repeat नहीं करना है. Okay, बता? Okay, sir. Don't repeat. If you are going forward, then just go forward. That's all. And try to see the next word. This is the right way. So still they remove competition about fashion. Yeah. Try to remove these kind of habits. These are really bad habits. Ria. Without uniforms, rich kid will show off. यूनिफॉर्म के बिना अमीर बच्चे दिखावा करेंगे. Arjun. बट लाइफ आउटसाइड स्कूल हैज नो यूनिफॉर्म. लेकिन स्कूल के बाहर जिंदगी में कोई यूनिफॉर्म नहीं है. Very nice. Neha. सर इंग्लिश का ठीक पढ़े हैं. It's okay. It's okay. School teach discipline. Uniform helps. स्कूल अनुशासन सिखाता है. यूनिफॉर्म मदद करती है. Very nice. School teaches discipline. Uniform helps. Okay. Kabir. मॉर्निंग और ये बस हम चाहती है. One more time. And it save time and And it saves time in the morning. in the morning. Yeah, good. But your voice is not clear today, Neeraj. Your voice is breaking up. And There's a network sir. problem. time in Yeah. Simran. And it saves. Yes. Okay. Neeraj, do it again. and And it saves time in the morning. और ये Good. सुबह समय बचाती है. Very nice. Simran. Yes. No need to decide what to wear. हाँ. Very क्या good. Go ahead. Complete it. Yeah. हाँ क्या पहनना है ये सोचने की जरूरत नहीं. Good. आपने ये बहुत अच्छा बोला है. Yes. No need to decide what to wear. This is the right way. Not yes. No need without uniform to decide what to wear. ये तरीका नहीं होता है. Yes, then there is a comma, you can take a pause. Then there is no pause in the whole sentence. So you have to treat the whole sentence like one word. एक word की तरह treat करेंगे. तो कैसा होगा? No need to decide what to wear. Yes, no need to decide what to wear. Yes, no need to decide what to wear. इस तरीके से फ्लो रखेंगे अपना, तभी फ्लुएंसी आती है. राहुल. but some uniforms are too expensive. But some uniform are too expensive. लेकिन कुछ यूनिफॉर्म्स बहुत महंगी होती हैं. एक बार और बोल देंगे सेंटेंस प्लीज. But some uniform are too expensive. हाँ. लेकिन कुछ good. यूनिफॉर्म अब बहुत महंगी होती हैं. वेरी नाइस. अब आपने सही किया. इस टू पे स्ट्रेस देना है. टू एक्सपेंसिव. बट सम यूनिफॉर्म्स आर टू एक्सपेंसिव. ओके. ये TO वाला टू नहीं है, ये टू है. तो आपको ध्यान देना है. अनन्या. अफोर्डेबल मतलब School should keep them affordable. स्कूल को इन्हें अफोर्डेबल मतलब सस्ता रखना चाहिए. अच्छा, इसको अफोर्डेबल कहने के बजाय अफोर्डेबल यूज किया करो. प्रोनाउंस अफोर्डेबल, नॉट अफोर्डेबल. ठीक है. अफोर्डेबल. Okay, sir.
Okay, good. Ria. In Japan, uniforms are source of pride. In Japan, uniforms are source of pride. One more time. यार मुझे ये रुकना पसंद इन है. जापान जल्दी करो. In Japan, uniforms are a sector of pride. One more time. In Japan, uniforms are sector of pride. Secure क्या है भाई? सोर्स है, इसको सोर्स बोलते हैं भैया. सोर्स ऑफ प्राइड. और ये जो आ है ना, इसको आप कंबाइन कर दें इसमें. आरा सोर्स ऑफ प्राइड. आरा. You have to read like this. In Japan, uniforms are a source of pride. Are a source of pride. Say like that. इन जापान यूनिफॉर्म सारा In Japan, uniforms are a source of pride. One more time. 5 times. You have to read this sentence 5 times. In Japan, uniforms are a source of pride. 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 Very In nice. Japan. So you have to good. That's it. That's the way. And you have to record this whole conversation, okay? And try to do it as much as you can. तो ये सारे साउंड आउट ना क्लियर हो जाते हैं. आपको पता होता है किसको किससे जोड़ने से इजी हो जाता है. अब ये बेसिकली आर के बाद ए है, इसको आरा साउंड निकलता है. आरा सोर्स ऑफ प्राइड. अब आर ए ऐसे बोलोगे तो बहुत टाइम लग जाता है. इन जापान यूनिफॉर्म्स आर अ सोर्स ऑफ प्राइड. चलो ठीक है, गुड. अर्जुन. इन फिनलैंड मेनी स्कूल्स हैव नो यूनिफॉर्म्स. फिनलैंड में कई स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं होती. नेहा. सर Different countries have different moods. वेट. ये भानु. यस, क्या बोल रहे हैं? सर मतलब फिर से पढ़ें, मतलब ठीक है इंग्लिश वाला. हाँ ठीक है, जब तो मैंने कुछ नहीं बोला. अच्छा बोला है आपने, इसीलिए, वरना मैं आपको रोक देता. नेहा. Different countries have अच्छा बोल different रहे हैं, needs. अलग देशों की अलग जरूरतें होती है. वेरी नाइस. दैट्स ग्रेट. कबीर. सही बताओ. बट द प्रिंसिपल. कबीर कौन है? देखिए एक ही है, एक का. आइए एक महीना फीस दे दिए, दूसरा महीना नीरज, देने आपकी वाला, आवाज हो नहीं जाएगा आ रही. 3 ट्रस्ट अगस्त मी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. 3 अगस्त दोबारा बोले. को. मतलब अगले महीने सितंबर. प्रिंसिपल इज स्टडीइंग यूनिटी, लेकिन सिद्धांत एक ही है, एकता. हाँ, बट यहाँ पे आप ना सही से नहीं बोल रहे हैं. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बोलना है एक साथ, बट यहाँ पे हल्का सा पॉज लेना है और फिर यूनिटी बोलना है. एक बार और बोलिए. But the principle is same, unity. But the principle is same, unity. नीरज, आवाज नहीं आ रही भाई. आप जहाँ पे भी हो ना, आपका नेटवर्क बहुत खराब है और आवाज नहीं आ रही क्लियर. नीरज एक गाना क्या आज भाई? एकता. आओ. क्या हुआ? बहुत नेटवर्क इशू अरे यार इधर एक क्लास हो रही, इधर एक क्लास भाई, कोई तुम सही नहीं सुन पा रहे हो. ला ये वाली नहीं आ सुन रही लो, सामने आवाज. वाली. भाई चलो बहुत next, विद्वान आदमी है यार. Unequality among students और छात्रों में समानता. अरे ये सुन लो, Very nice, विशेष राहुल. नहीं है. बट आई लैपटॉप स्टिल ऑन लाइक सुन लो यार. कैजुअल क्लोथ्स, लेकिन मुझे अभी भी कैजुअल अरे कपड़े आओ इस पसंद तरफ है. बैठ के सुन लो. आओ आओ आओ. अनन्या. आ जाओ. You can wear them आओ after इसके भाई school. सुनने को नहीं तुम मिलेगा फिर. उन्हें स्कूल के बाद पहन सकते हो. भाई यही तुम You can पढ़ते हो, wear कहाँ them. कहाँ You can खोज wear के them सुन नहीं पा after रहे हो. school. इसको एक साथ ही करेंगे यहाँ आओ. तक. You can wear them after school. तुम उन्हें स्कूल के बाद पहन पहन सकते के हो. आओ. रिया. Uniform also improve school image. Uniform. हाँ, इसको इमेज नहीं बोलना है, इमेज. ऐसे Image. प्रोनाउंस. इमेज. हाँ, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन. इमेज, इमेज नहीं. अर्जुन. बट इमेज शुड बी बेस्ड ऑन एजुकेशन. लेकिन छवि शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए. गुड. नेहा. सर एजुकेशन या Both are एडुकेशन? connected. दोनों जुड़े हुए हैं. भानु, क्या बोलते हैं आप? बाद में क्यों बोलते हैं जब मैं आगे चला जाता हूँ? क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए. सर एजुकेशन या एडुकेशन क्या पढ़ेंगे? दोनों ही सही है. एजुकेशन भी प्रोनाउंस करते हैं, एजुकेशन भी प्रोनाउंस करते हैं. गलत नहीं है वो भी. ओके. बस थोड़ा ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है और कुछ नहीं. ठीक, चलिए बोलें. Both are connected. दोनों जुड़े हुए हैं. Both are connected. गुड. कबीर. A good image. A good image. A good image attract more students. अच्छी छवि ज्यादा छात्रों को आकर्षित करती है. A good image. एक बार और attract बोले more यार ये. students. A good A image good attract image more attract students. more students. एक अच्छी छवि ज्यादा छात्र.
हाँ, लेकिन ये रीड ना करें, थोड़ा सा ना ए को ए ना बोलें, आ बोलें, और इसको थोड़ा सा रिदम में लाएं सेंटेंस को. अ गुड इमेज अट्रैक्ट्स मोर स्टूडेंट्स. Attract more A good students. image attracts more students. Just like that. Don't try to separate each and every word. एक बार और बोलिएगा. More students. A good A image. good image attract students. A good image attract more students. A good image attract more A good students. image attract more students. हाँ, ये ना प्रैक्टिस से ही आदत खत्म होती है. ऐसी जितनी A प्रैक्टिस good करोगे image तो ये बिल्कुल attract फ्लो more में आ students. जाएगा. It's all about practice. सिमरन. Attracts. And parents trust the school more. और माता पिता स्कूल पर ज्यादा भरोसा करते हैं. And Rahul. parents trust the school more. Still, I want no uniform day once a month. I फिर want भी मैं no महीने में uniform day. एक बार नो यूनिफॉर्म डे चाहता हूँ. किसी का माइक ऑफ है, आप माइक ऑफ कर लें जरा. ऑन है तो. Still, I want. इसको थोड़ा सा पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा यहाँ पर फबिया. इसको बोलोगे still I want no uniform day once a month. Okay? इस तरीके से एक बार बोलिए दोबारा. Still, Okay, I sir. want no uniform Still, day once a I month. want no uniform day once a month. Now you are conveying. Basically आप कहना चाह रहे हो फिर भी मैं महीने में एक बार नो यूनिफॉर्म डे चाहता हूँ. Still, इस तरीके से तो ये कन्वे हो जाता है. आप क्या कहना चाह रहे हैं अनन्या? That's a good compromise. ये ना 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 क्या बोला है मुझे समझ ही नहीं आया. एक बार और बोलिए खुदा. That's a good that's a good compromise. compromise. नो. That's a good compromise. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉम्प्रोमाइज है. चले मैं ये बता दूं, लेकिन दैट्स अ गुड कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं बोलना है. दैट्स अ गुड कॉम्प्रोमाइज. अच्छे से एक साथ बोलना है इसको. एक वर्ड की तरह ट्रीट करते हुए बोलना है. फ्लो के साथ बोलना है. खुदा एक बार और ट्राई करिए. That's a good Yes, sir. compromise. That's a good compromise. That's a good और पहले क्या बोला compromise. था आपने, वो भी बोल दीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए कैसे करना होता है. आपको याद है पहले किस तरह बोला था? Yes, sir. कैसे? That's a good compromise. नो, कॉम्प्रोमाइज तो बोला ही नहीं था. कॉम्प्रोमीज पता नहीं ऐसे बोला था. कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिए. है ना, जहाँ पे करेक्शन है वहां से आप सीखते हैं. वो चीज आप फिर गलती नहीं करते हैं वैसी. ठीक है That's खुदा? a good compromise. सीखना चाहिए. That's a good So compromise. that's a good compromise. Okay, रिया. but not too often. Okay, but not too often. हाँ, इसको ठीक है, लेकिन बहुत बार नहीं. Often अच्छा, या इसको often? ऑफ भी प्रोनाउंस करते हैं और ऑफन भी प्रोनाउंस करते हैं. दोनों ही तरीके से करेक्ट है. Often. बट मेरी सलाह है कि आप इसको ऑफन ही प्रोनाउंस किया करें. ऑफन, ऑफ्टन नहीं. आज Okay, but no. Agreed. At least it's some freedom. मान गया, कम से कम थोड़ी आजादी तो होगी. हाँ, इसको पहले तो इसको एग्रीड नहीं भैया, अग्रीड प्रोनाउंस किया. अग्रीड, नॉट एग्रीड. ठीक है? Agreed. जी सर. अग्रीड, एटलीस्ट सम फ्रीडम. नेहा. It can be for special events. ये One more खास time. मौकों पर हो. At It can be least for it's some special freedom. event. One more Agreed. time. Can be for special events. Agreed. हाँ, At अब least ठीक है. some- It can be for at least special some events. freedom. अच्छा, इवेंट्स नहीं कहना, इसको इवेंट्स. It can be ये for ई को ना special बड़ी events. ई खींच के बोलना है. It can- इवेंट्स, can be for special इवेंट्स, events. इवेंट्स नहीं, इवेंट्स. एक बार और बोले. It can be for special It can events. be for special events. It परफेक्ट. can be for special events. ये ये खास खास मौके मौकों पर पर हो हो सकता है. सकता है. जी, कबीर. Like Like cultural day or charity event. charity events. चारिटी नहीं, चैरिटी. चैरिटी इवेंट्स. सो लाइक कल्चरल डे और चैरिटी इवेंट्स. Like जैसे cultural day or सांस्कृतिक दिवस. charity events. एक बार और बोलिए. Cultural day or charity Like events. cultural day or charity event. Like आर cultural नहीं day बोलना है, or charity और बोलना है भैया. और प्रोनाउंस किया करें, आर ना किया करें. और जरा बोलिए एक बार. or Like cultural day or charity event. हाँ, और बोलने में क्या मसला है? बोल तो. आदत ये खत्म करें ना, आर कहने वाली नहीं बोलना है इसको. आज के बाद और कह रहे हैं. ठीक है, नीरज, आदत डालनी है. सिमरन. Okay, sir. जी सिमरन. keep both side happy. That's keep both side happy. That keep इसमें both दोनों side happy. पक्ष खुश रहते हैं. अच्छा, यहाँ पे दैट्स नहीं है. पहली बात होता ध्यान से That's- देखना होता है. दैट्स लिखा है क्या? That keep both sides happy.
That keep both sides happy. Huda, is it that That or keep that? both sides happy. What side? Sir, I said that keeps. Okay. So can you repeat? That keep both sides Yes, happy. sir. That keeps both sides happy. Yeah. Okay, very good. That keep I both thought sides you just happy. said that, but it's fine, Rahul. That keep both sides happy. And And I can can finally wear my superhero t-shirt. superhero t-shirt. And Okay, I can then finally wear. what about this? Why did you stop yourself? And I can finally wear सॉरी my सर माइक ऑफ हो गया था superhero shirt. और मैं Okay. आखिरकार अपनी सुपर हीरो टी शर्ट पहन पाऊंगा और आखिरकार अपनी One more superhero time. Can you say this t-shirt sentence again with a flow, like very effortless flow? laughs. Just एंड आई don't कैन फाइनली वेयर माय सुपर हीरो टी शर्ट distance the और मैं class. आखिरकार अपनी सुपर हीरो टी शर्ट पहन पाऊंगा Good. Ananya. Just do not distract the class. बस क्लास को परेशान मत करना. Oh, क्या ये do not लिखा है हुदा? बताइए. distract. No, sir. Distract. क्या लिखा है? Just don't Don't. distract the तो class. आपने do not क्यों बोला? Just don't distract the हालांकि class. दोनों का एक ही Just मतलब है, don't that's fine. distract the But ये class. contraction है, तो you Just have to don't use the distract the contraction, class. not Just don't full form. distract the class. Just don't distract the class. So can you say it again? Just don't Yes, distract sir. the class. Just don't distract the class. Good. Ria. Class. In conclusion, uniforms bring unity. नतीजे में यूनिफॉर्म एकता लाती है. Arjun. And freedom can be allowed sometimes. और कभी कभी आज़ादी दी जा सकती है. एक बार और इसको बोले. जब allowed पे आप थोड़ा सा रुक गए ना तो उससे ना मजा नहीं आया. Allowed sometimes, not allowed sometimes. And freedom can be allowed sometimes. Just say like that. And freedom can be allowed sometimes. And freedom can be फिर allowed बोलो. sometimes. हाँ, this is perfect. आप ना पहले ना आप इन चीजों को समझें कि मैं कहाँ पे वो लैग कर रहा हूँ, तभी इम्प्रूवमेंट आती है. आपको लगता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है. आप इसको थोड़ा सा एक बार और ट्राई करें. Can you try it again? And freedom can be allowed sometimes. Good. Try to maintain this flow. It will help you a lot. Neha. Yes. बैलेंस इज द की. संतुलन की कुंजी है. Balance is the sky. अच्छा, एक और चीज आप देखिए. एक बार और बोलें इस सेंटेंस को. बैलेंस इज द की. ओके. यहाँ पे इसको ना दी प्रोनाउंस नहीं करेंगे. क्या बोलते हैं गजाला, इसको दा प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है. बैलेंस इज द की, नॉट दी की. और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. जब नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो इसको हम दी नहीं बल्कि दा प्रोनाउंस करते हैं. इज दैट क्लियर? Balance is the यस सर. So Balance is the say the sentence again. key. बैलेंस इज द की. Research Perfect. support discipline. Kabir. Research support. रिसर्च सपोर्ट डिसिप्लिन. रिसर्च अनुशासन का समर्थन करती है. Research support. Say it discipline. again, this sentence. Research support discipline. रिसर्च सपोर्ट डिसिप्लिन. रिसर्च अनुशासन का Research समर्थन support करती है. discipline. Simran. And student feel And equal. students feel equal. और छात्र बराबर महसूस And करते हैं. students feel Rahul. equal. प्लस आई स्टिल गेट माय कैजुअल डे और मुझे भी मेरा कैजुअल Plus. डे मिलता है. Very nice. Yes. Ananya. I still get my casual day. Then we all agree. तो हम सब सहमत हैं. Then we are Good. agree. And what you Then have we to are do, agree. everyone, you have to record this conversation Then in we your are voice and you have to send it to me on my Yes, I WhatsApp. still get ये my आपको casual करना है. day. ठीक है. अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ verbs. और इसमें एक और चीज है जो हम अगली क्लास में इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे. पहले ये छोटी सी मैं बात बता दूं कि रेगुलर जो वर्ब है, अभी हमने जो पढ़ा वर्ब यानी कि जो एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाला जो वर्ड होता है, कन्वे करने वाला जो वर्ड होता है, उसको आप वर्ब कहते हैं. और वर्ब इंग्लिश में जनरली दो टाइप होते हैं इसके. वैसे कई सारे टाइप्स होते हैं. इस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के पर्सपेक्टिव में दो टाइप होता है. एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है रेगुलर वर्ब. ठीक है. सो रेगुलर वर्ब से मतलब ये है कि आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें हम ना एंड में ईडी ऐड कर देते हैं और वो सेकंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड फॉर्म बन जाता है. ठीक है. तो जिन वर्ब्स में आप ईडी ऐड कर देते हैं तो उसको तो आप कहते हैं रेगुलर वर्ब.
लेकिन बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ईडी ऐड नहीं होता है, उसको आप कहते हैं इर्रेगुलर। मतलब द पास्ट फॉर्म्स हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट एंडिंग, कई सारे अलग अलग एंडिंग होती है उसकी, हो सकती है। ओके, इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल लुक इट हियर, जैसे अभी हमने एक वर्ड देखा प्ले। प्ले का मतलब देखना, खेलना। हेलो, आर यू सेइंग समथिंग? अरे कोई कुछ। Yes, sir. ओके, तो यहाँ देखिए ये वर्ब था। अरे यार क्या, ये है प्ले, मेन वर्ब है। ऑलराइट, प्ले मतलब होता है खेलना। एंड इसका दोनों जो पास्ट फॉर्म्स होती हैं वो प्लेड ही होती है, यानी कि प्ले, प्लेड एंड प्लेड। तो ये लास्ट में जो आपने ईडी लगाया था और इसको पास्ट फॉर्म भी बना, सेकंड फॉर्म भी बना ली और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बना दी। तो ये आपका इस तरह के जितने भी वर्ब्स होंगे वो रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे प्ले, डांस, डांस डांस डांस्ड, प्ले प्लेड प्लेड। ठीक है, उसी तरीके से लुक, लुक्ड, लुक्ड, यानी कि बोथ पास्ट फॉर्म्स आर डांस्ड, बोथ पास्ट फॉर्म्स आर प्लेड एंड बोथ पास्ट फॉर्म्स आर लुक्ड। तो ये तो बहुत आसान होता है, इसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब्स हम किसे कहते हैं? जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बहुत ही डिफरेंट एंडिंग हो सकती है, बहुत ही कोई रूल नहीं है। लेकिन आज मैं बताऊं आपको शॉर्ट उसके भी रूल थोड़े से, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में खास तौर से। तो यहाँ पे देखें ये रन है, रन का मतलब होता है दौड़ना। बट द पास्ट फॉर्म ऑफ रन इज रैन और रैन, और थर्ड फॉर्म रनी होती है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही थर्ड फॉर्म होती है। सो रन, रैन, रन। और जो यहाँ पे देखें बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये रीड का मतलब पढ़ना होता है, आप सबको पता ही है। रीड मीन्स रीड, पढ़ना। एंड बोथ पास्ट फॉर्म्स आर READ, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में जब इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो रीड नहीं करते हैं, रेड करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी रेड, रेड। स्पेलिंग सेम होती है, ये आप आगे और समझ जाएंगे। और ये स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के तौर पे जब हम इसको यूज करते हैं तो रीड बोलते हैं, लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं तो उसको रेड प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सी। सी मतलब देखना। द पास्ट फॉर्म्स आर सॉ एंड सीन। ओके, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये सारे इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? से यस और नो? Yes. हेलो, Yes, sir. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, यहाँ पे देखें जल्दी ये लेकिन इसका एक पैटर्न है जिसको मैं सोचा था नेक्स्ट लेक्चर में कराऊं। इसको इस तरीके से अगर याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे सी, सॉ, सीन, ये एक राइम है। बी वॉज बीन, डू डिड डन। इट्स सिंपल। कम केम कम एंड गो वेंट गॉन। इट्स वेरी इजी। ये राइम के अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें OUGST, यानी वो इर्रेगुलर वर्ब्स जिसमें आप आसानी से उसकी पास्ट फॉर्म में और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में OUGST लगाते हैं और वो पास्ट फॉर्म बन जाती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे बाय यानी खरीदना, बॉट बॉट, सीक सॉट सॉट, थिंक थॉट थॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, फाइट फॉट फॉट, टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये रेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन आसानी से आप उस पैटर्न को समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? से यस और नो? उसी तरीके से यहाँ पे देखें रिंग, रैंग, रंग। मतलब ये पैटर्न को आप समझेंगे तो सारा एक जैसा ही है। रिंग, रैंग, रंग, सिंग सैंग संग, सिंक सैंग संक, ड्रिंक ट्रैंग ट्रंक, शिंग शैंग शंक, स्विम स्वैम स्वम, बिगिन बिगैन बिगन and run, ran, run. It has a pattern. आप इस पैटर्न से करेंगे तो you can easily remember them and कभी भूलेंगे नहीं। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखें जिसमें EN लगा देते हैं थर्ड फॉर्म में। Rise, rose, risen. इसको risen प्रोनाउंस नहीं करना है, risen. Rise, rose, risen. Ride, rode, ridden. Hide, hid, hidden. Drive, drove, driven. Write, wrote, written. Stride, strode, stridden. Okay, it's simple rule so that you will remember. So bend मतलब झुकना, bent bent। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को समझे। bend bent bent, sent sent sent, spent spent spent,
lent, 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 blend, blend, blend. Alright? तो समझ आ रही है बात? इस तरीके से अगर आप इस फॉर्म में, इस पैटर्न में याद करेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे. नेक्स्ट देखें. नो मतलब जानना. नो न्यू नोन. इट्स सिंपली एक पैटर्न है इस सारी फॉर्म में, इधर भी और इधर भी. सो नो न्यू नोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ब्लो ब्लू ब्लोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन. सिंपल. नो मतलब जानना, ग्रो मतलब उगना या बढ़ना, ब्लो मतलब बचाना, ठीक है, और थ्रो मतलब फेंकना, फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना. तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा. नेक्स्ट देखें, ये कुछ ऐसे वर्ब जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म में ई ए आर होता है, सेकंड फॉर्म में ओ आर ई पे एंड हो जाता है, ओ आर एन पे हो जाता है थर्ड फॉर्म में. इस तरीके से करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा. जैसे स्वेर, सोर, सोर्ड, पेयर, पोर, बोर्न, इसमें ई साइलेंट है. टीयर, टोर, टोर्ड. टीयर का मतलब होता है फाड़ना, आंसू भी होता है बट वर्ब फाड़ना. वेयर, वॉर, वॉर्न. सो आर यू गेटिंग दीज पैटर्न्स? समझ आ रही है? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, फीड, फेड, फैट. अब ये पैटर्न है. फीड मतलब खिलाना, सेकंड फॉर्म फैट, थर्ड फॉर्म फैट. फीड, फेड, फैट, लीड, लेड, लेट, ब्रेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, रीड. लेकिन यहाँ पे देखें तीनों की स्पेलिंग एक जैसी है. रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म रीड प्रोनाउंस करते हैं, सेकंड फॉर्म रेड प्रोनाउंस करते हैं और इसे भी रेड प्रोनाउंस करते हैं. रीड नहीं करते सेकंड और थर्ड को. ये आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन रीड, रेड, रेड इस तरीके से. लेकिन पैटर्न आप देख लें इसी तरीके से. नेक्स्ट देखें, से, सेट, सेट, पे, पेड, पेड, मेक, मेड, मेड, ले, लेड, लेट. इट्स सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट देखें उसी पैटर्न के, बाय, बॉट, बॉट. ये तो आपको समझ ही आ गया. बाय, बॉट, बॉट, टीच, सीख, सी, ये सब बता चुका हूं मैं आपको. थिंक, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, फाइट, फॉट, फॉट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. यार नेक्स्ट देखें, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, swim, swam, swum, begin, began, begun, and run, ran, run. इसका भी एक पैटर्न है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार समझ आ जाएगी. ये भी आपको बता ही चुका हूं मैं. So sell, sold, sold, tell, told, told, slide, slid, slid, hold, held, held. ये they have patterns. तो आप इस तरीके से एक बार देखना है आप लोगों को. नेक्स्ट देखें, throw, threw, thrown, grow, grew, grown, blow, blew, blown, fly, flew, flown, no, new, known, draw, drew, drawn, and withdraw, withdrew, and withdrawn. Okay, they have pattern too. Next देखें slide. Read, 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 say, said, said, pay, paid, paid, and make, made, made, lay, laid, laid, bind, bound, bound, find, found, found, wind, wound, wound. Simple. Next देखें. Next है sleep, slept, slept. Pattern है sweep, swept, swept. Pattern है keep, kept, kept. They have pattern weep, wept, wept. Leap, leapt, leapt. Creep, crept, crept. So they have pattern. इस तरीके से याद करेंगे ना तो ये रेगुलर वर्ब्स आसानी से याद हो जाएंगे आपको. नेक्स्ट देखें, bend, bent, bent, send, sent, sent, spend, spent, spent, lend, lent, lent, blend, blend, blend. ये तो मैं बता चुका हूँ वैसे. नाइस. ये नेक्स्ट देखें, ये भी बता चुका हूँ. see, saw, seen, be, was, I have told you. नेक्स्ट ये भी बता चुका हूँ, ये भी आ चुका है. अब ये कुछ वर्ब्स ऐसे देखिए बहुत ध्यान से, ये लास्ट स्लाइड को. कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसकी ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती है, और वो ये आपके सामने हिट, 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 फिट, 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 स्पिट, 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 नेट, 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 क्विट, 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 लेट, 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 सेट, 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 अपसेट, 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 शट, 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 कट, 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 पुट, पुट, पुट. इन तीनों की एक जैसी होती है. तो ये बस एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा और ये कभी भूलेंगे. ठीक है. सो दैट क्लियर? से ये सुनो, लेट मतलब वर्ब जी. इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा. बस आपको थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैंने आपको जल्दी बताया. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप इसको प्लीज रिवाइज देम एंड अच्छे से करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा. ओके, ऑलराइट.
right, so I'll see you in the next class. That's all for today. Thank you so much, and please revise them.